रही माननीय कुलपति ममता चंद्राकर जी, आदरणीय रमाकांत श्रीवास्तव जी, आदरणीय कुल सचिव तिवारी जी और योगेन भाई। एक तो ये तय नहीं हुआ था कि मुझे बोलना पड़ेगा, ये डील का हिस्सा नहीं था, तो मुझे अचानक बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। दो तीन छोटी बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कि जब पहले मैं आम नागरिक था, फिर पत्रकार हो गया तो भ्रम हुआ कि मैं नागरिक से थोड़ा ऊपर हो गया हूँ। फिर एक नई जिम्मेदारी मिल गई तो थोड़ा और भ्रम हुआ। तो पहले में जब मैं उधर होता था तो सोचता था कि मुख्य अतिथि देर से क्यों आता है। आज मैं खुद देर से पहुँचा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। 11 बजे शुरू होना था, मेरी वजह से देर से शुरू हुआ, तो पहली माफ़ी है। दूसरी शिकायत ये है कि मंच से भारी जो है वो श्रोता वाला पक्ष नहीं होना चाहिए, और इतना भारी है श्रोता वाला पक्ष जो है, इतने आदरणीय, इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि बहुत संकोच हो रहा है कि यहाँ से खड़े होकर कुछ कहा जाए। फिर भी आप खड़ा ही कर दिया गया है तो कुछ बातें तो कहूँगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि और ये बात अशोक वाजपेयी जी ने एक बार उठाई थी कि पृथ्वी और दुनिया जो है उस दो अलग अलग इकाइयां हैं, उसको दो अलग अलग तरह से देखना चाहिए। एक मंच पे कभी उन्होंने कहा था, और उसके बाद से लगातार मेरे मन में ये बात उठती रहती है। और मैं सोचता हूं कि कलाकार, कवि, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी, इनकी भूमिका इस दुनिया में क्या है, और दुनिया और पृथ्वी को अलग अलग क्यों देखना चाहिए। पृथ्वी वो है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिली थी, और दुनिया वो है जो इस पृथ्वी को लगातार नष्ट करने में लगी हुई है। मनुष्य की अपनी जरूरतें, अपना स्वभाव जो है वो लगातार पृथ्वी को नष्ट करने का है। वो उस पर गर्व करता है, उसमें बहुत सारी, मतलब उसको अगर जनरलाइज नहीं करूंगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमको गर्व होना भी चाहिए। पर हम पृथ्वी को जितनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं, दुनिया उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दुनिया को पृथ्वी की तरफ वापस खींचने का जो प्रयास है वो कलाकार, कवि, साहित्यकार और संस्कृति कर्मियों का है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहीं पर है कि वो दुनिया को वापस लगातार पृथ्वी की तरफ खींचते रहें, हमको अपनी ज़मीन, अपनी वनस्पति, अपनी पृथ्वी, अपने आकाश, अपने जल से जोड़े रखें। तो इस कश्मकश में, इस पृथ्वी और दुनिया की कश्मकश में जो भूमिका है, मुझे लगता है इस सेमिनार का मूल विषय यही है कि इनकी क्या भूमिका है और इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। अब जब लोक कलाकारों की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो पीसी जोशी साहब का जो सवाल उन्होंने उठाया कि क्या लोक कलाएं पारंपरिक रूप में जीवित रह सकती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आजीविका से जुड़ा हुआ है। लोक कलाकारों की आजीविका की जब बात करेंगे तो वो उस मूल सवाल पर हम पहुंचेंगे। जो चारों सवाल हैं उसके मूल में एक ही सवाल है, आजीविका। तो आजीविका जो है वो पारंपरिक रूप से आजीविका कैसे चलती थी, तो हमारे समाज के ढांचे को अगर आप पन्ने पलट कर देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर लोक कलाकार किसी न किसी आजीविका से जुड़ा हुआ था। कबीर को अगर आप लोक कलाकार मानने की छूट मुझे दे दें तो वो जुलाहे थे, तो कोई लोहार था, तो कोई काश्तकार था, कोई किसान सिर्फ था, पर उसकी आजीविका का साधन, उसकी रोटी गोल बनाने का जरिया कुछ और था। ये जो दुनिया की तरफ जाने का रास्ता है, उसने गमे रोजगार का दबाव इतना बनाया है कि रोटी गोल बनाने के फेर में वो जो रिश्ता था वो छूट गया है। दिन में
जो लोहार होता था, जो जुलाहा होता था, जो काश्तकार होता था, जो किसान होता था, वो शाम को किसी न किसी लोक कला से जुड़ा हुआ होता था। कोई नृत्य में, कोई नाचा गम्मत में, तो कोई लोकगीतों में, कोई किसी और फॉर्म में वो चला जाता था, उसमें जुड़ा होता था। अगर परिवार के सब लोग ना जुड़े हुए हैं तो एक दो व्यक्ति निकल ही आते थे जो किसी न किसी फॉर्म में रहते थे, और नहीं तो रामायण मंडली में चल देते थे। ये रिश्ता लगातार टूटा है। दूसरी चीज जो है वो है राजराश्रय। मुझसे ठीक पहले योगेंद्र भाई ने जिक्र किया कि ये बड़े बड़े दाऊ लोग जो हैं, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो राजराश्रय जब मैं कहता हूं तो एक स्टेट है, स्टेट का कोई भी फॉर्म हो सकता है। एक विश्वविद्यालय भी स्टेट का फॉर्म है। सिर्फ राज्य सरकार या उसका संस्कृति विभाग राजराश्रय नहीं है, कोई शोध पीठ भी हो सकती है, कोई और मंच भी हो सकता है। और इस तरह के जो पारंपरिक रूप से जो समृद्ध लोग थे, जो वो भी एक स्टेट का फॉर्म थे। वो राजराश्रय जो है ना, उसकी भूमिका लगातार बदली है। चूंकि मैं अब उस तरफ खड़ा हुआ हूं, तो मैं बहुत अपराध बोध के साथ ये स्वीकार करता हूं कि राज्य की भूमिका लगातार उपकार करने जैसी हो गई है, एहसान करने जैसी भूमिका उसकी हो गई है। वो कलाकारों को, लोक कलाकारों को और विश्वविद्यालयों को और शोध पीठों को जिस तरह के अनुदान देते हैं, वो भूमिका में वो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो एहसान करने की भूमिका में होते हैं, जबकि वास्तविक भूमिका उनकी एहसान उतारने की होनी चाहिए। हम ऋणी हैं, हम लोक कलाकारों के, हम लोक कलाओं के, हम अलग अलग आर्ट फॉर्म में जो लोग काम कर रहे हैं, वो समाज को उनका ऋणी होना चाहिए। और राज्य की भूमिका एहसान उतारने की होनी चाहिए, एहसान करने की नहीं होनी चाहिए। इसको हम सब लोगों को मिलकर बदलना होगा। इस सोच को बदलना चाहिए कि एहसान करना है या एहसान उतारना है। हम एहसान तौले दबे हुए हैं, और हम जो भी सहायता इनकी कर पाएंगे, इस आर्ट फॉर्म की, इस लोक कलाओं की, चाहे शास्त्रीय कला हो, हम उनका एहसान उतारेंगे। और राजराश्रय के बिना कुछ बन जाएगा, कुछ बचा रह जाएगा, ये कल्पना करना कठिन है। क्योंकि एक बार आप अगर रोटी गोल बनाने के फेर में पड़ गए तो वो 99 का फेर है, फिर लौटते नहीं बनता है। जिम्मेदारियां हैं, अपनी चीजें हैं। और आर्किटेक्चर से लेकर हर आर्ट फॉर्म तक, डॉक्यूमेंटेशन तक, सारी जिम्मेदारियां, ना केवल आज से। आप रोमन काल का इतिहास देख लीजिए, हमारे चोल वंश का देख लीजिए, कलचुरीज का देख लीजिए, जिनका भी देख लीजिए, जितने स्थापत्य कला से लेकर लोक कलाओं तक या जितनी कलाएं हैं उसमें उनकी भूमिका रही है। वो भूमिका अगर विस्मृत हो गई तो खतरा बहुत है। जिस राज्य में हम खड़े हैं, यहां ये खतरा हमने देखा है। किसी राज्य में 15 बरस तक अगर अकादमियां नहीं बनती हैं साहित्य की, कला की, लोक कलाओं की, तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र को हमने देखा है 15 बरस तक। राज्य अपनी जिम्मेदारियों से अगर अलग हटेगा, अगर वो इस तरह की संस्थाओं का निर्माण नहीं करेगा, उनकी देखरेख नहीं करेगा, उनका संरक्षण नहीं करेगा, तो ये कहना बेकार है कि राज्य अपनी भूमिका पर निभा रहा है ठीक से। राज्य की भूमिका राज्य को ठीक से समझनी होगी। राज्य किसी भी सूरत में सिर्फ राजनीतिक मुखौटा लगाकर राज्य नहीं चला सकता। राजनीति सिर्फ एक अंग है, सिर्फ एक हिस्सा है समाज का। उसके जो बाकी हिस्से हैं उसके प्रति जो राज्य की जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना पड़ेगा, और उस जिम्मेदारी को अगर वो नहीं निभाएगा तो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये कहना मुश्किल है। जो सेमिनार हो रहा है उस पर बहुत सारे विद्वान हैं,
आगे अगले 4-5 दिन आप लोग सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ जो मोनोग्राफ की बात कही, ये बात मेरे जहन में भी बहुत समय से है। जब वर्धा में गांधी विश्वविद्यालय शुरू हुआ तो अशोक जी ने ये काम शुरू किया था वहाँ मोनोग्राफ का, और मैं माननीय कुलपति जी से कहूँगा कि इस पर कुछ विचार करें कि कोई योजना बनाएं तो हम लोग बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि ताकि आने वाले समय में आप जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उन सब लोगों को इसका लाभ भी मिले और दुनिया भर से जो शोधार्थी आए उनको भी वो उपलब्ध हो, एक रेडी रेफरेंस की तरह उपलब्ध हो। अगर वॉरियर एल्विन ने किताब नहीं लिखी होती तो बहुत कुछ छूट जाता, हम बहुत कुछ जानने से वंचित रह जाते, इसलिए उसको किसी न किसी तरह से डॉक्यूमेंट तो करना ही चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ के बाहर बहुत समय रहा हूँ, लगभग 22 साल मैं बाहर रहा हूँ, प्रदेश से बाहर भी और देश से बाहर भी। तो मैं बहुत पीड़ा के साथ देखता रहा कि छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को और लोक कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मिला है उस पर हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं, पर जो मिला है मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है और उसके लिए कहीं ना कहीं एक समाज के रूप में, राज्य के रूप में हम लोग दोषी हैं। मध्य प्रदेश की बहुत गरिमा बढ़ी। जो लोग मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में साथ में काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गरिमा बढ़ी उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा था। और देखिए ये तुरंत गवाही मिल गई अपनों को कि इन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से काम किया है। हमको हमारा बहुत बड़ा हिस्सा, उनके संग्रहालय देख लीजिए, उनकी पूरे डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, उनका पूरा संग्रह देख लीजिए, उनकी पूरी गौरव गाथा देख लीजिए, उसमें छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी भूमिका है। छत्तीसगढ़ का आर्ट, छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म, छत्तीसगढ़ की सारी चीज़ें, पर हमको उसका श्रेय नहीं मिला, हमारे कलाकारों को उतना मौका नहीं मिला, हम उपेक्षित रह गए। ठीक ही हुआ कि राज्य बना, पर राज्य बनने के बाद का दुर्भाग्य यह है कि हम उस गलती को सुधार नहीं पाए। हमने कोशिश शुरू की है और अब तक जितना हो पाया उतना हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक रेल को एक पटरी पर हमने ला दिया है, शायद वो आगे ठीक गति से अगर बढ़ जाएगी तो हो जाएगी। आखिरी चीज़ मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा कि यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यात्रा किए बिना बच जाए या बढ़ जाए, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई आर्ट फॉर्म हो। अगर वो यात्राएं नहीं करेगा, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा अपने दायरे से, तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। उसको बड़ा होने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि धर्म से लेकर, धर्म को भी देख लीजिए, जिस धर्म ने यात्राएं नहीं की वो सिमट के रह गया, जिस धर्म ने यात्रा की वो पनपा, फैला, बड़ा हुआ। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, और उसके बरक्स आप हिंदू धर्म को भी देख लीजिए। चोल वंश के बाद जो है हिंदू धर्म ने यात्राएं करनी बंद कर दी, तो वो सिमट के रह गया है। क्या होता अगर कोक जो है वो अमेरिका से निकल के भारत तक नहीं आता? क्या होता अगर हमारा बटर चिकन या इडली जो है वो निकल के ब्रिटेन तक नहीं जाती? तो यात्राएं करनी पड़ेंगी, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे कोई फूड आइटम हो, चाहे वो जो भी हो, उसको यात्राएं तो करनी पड़ेंगी। तो यात्राएं जो हैं उसके अवसर भी मिलने चाहिए, और जब अवसर मिले तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। यात्राएं बहुत कीजिए, यात्राएं सिखाती हैं, और यात्राएं आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं उसको जीवित भी करती हैं, उसको बड़ा भी करती हैं। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मेरा रिश्ता ईर्ष्या का रहा है। मैं यहाँ पढ़ना चाहता था, गमे रोज़गार का चक्कर ऐसा था कि पिताजी ने पढ़ने नहीं दिया कि इंजीनियरिंग पढ़ना ठीक रहेगा। तो ऐसी विश्वविद्यालय में जिससे मेरा रिश्ता ईर्ष्या का रहा है,
मंच पर खड़े होकर कुछ बोल पाने का अवसर अगर मिले तो अच्छा लगता है, गौरव होता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात इतने धैर्य से सुनी। बहुत धन्यवाद।